नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को धन्यवाद देती हूँ जो कि अपना प्यारा प्यारा कमेंट्स, अपना फीडबैक्स और अपना इतना सारा प्यार मेरे और हमारे चैनल पर हमेशा बनाए रखते हैं। आप सब से मैं आगे से भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी से शायद ज़्यादातर लोग वाकिफ होंगे या फिर उनने कभी ना कभी अपने आसपास अपने जानने वालों में ऐसी कोई बातें सुनी ही होंगी। कोई भी टोना टोटका, काला जादू या फिर आत्माएं सबसे पहले सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं पर, नए शादीशुदा जोड़े पर, खास करके औरतें जिनके हाथों में मेहंदी लगी हो, धुले हुए बाल खुले हों, खुशबूदार कोई इत्र या परफ्यूम लगा रखा हो, ऐसे लोगों पे सबसे ज़्यादा सबसे पहले असर हो जाता है। तो ऐसे ही ये बातें लोग नहीं कहते कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी के साथ ऐसा करने पर भी कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन आगे भी ना हो, इन चीज़ों से बचने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, अवॉइड करना चाहिए। आज की कहानी है सूरज की। सूरज जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर था, उसकी पत्नी भी वहीं उसी शहर में एक दूसरी बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पर थी। दोनों के घर पर पैसे की कोई कमी नहीं थी। पहले से ही फलता फूलता परिवार था और इतनी अच्छी नौकरी होने के बाद जो भी थोड़ी बहुत पैसे की कमी शायद होगी भी, वो कमी इन दोनों ने मिलकर पूरी कर दी थी। और इनका पूरा परिवार गांव में रहता था। गांव में आप भी ये चीज़ जानते हैं कि लोग एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं, जितना मिलजुल कर रहते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मिलजुल कर रहने का सिर्फ दिखावा करते हैं और उनके अंदर ही अंदर एक भयंकर जलन, ईर्ष्या पल रही होती है। इस जलन और ईर्ष्या के वजह से लोग कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमेशा लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से कभी किसी की भलाई नहीं होती। और ऐसे ही सूरज के परिवार में उनकी पुश्तैनी खानदानी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी और उन प्रॉपर्टीज़ के बंटवारे सही ढंग से ना होने की वजह से उनके रिश्तेदारों में हमेशा लड़ाई झगड़े, केस मुकदमा चलता ही रहता था, जिसके वजह से उसके खानदान के बाकी बचे लोग उन लोगों से काफ़ी जलते थे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी केस की वजह से ऑलरेडी फंसी पड़ी थी और धीरे धीरे सूरज का परिवार आगे बढ़ता ही जा रहा था। इतना आगे कि उस गांव में अब उनकी शानो शौकत के आगे कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उस गांव के मुखिया भी नहीं। बाकी सबको तो उनके इस उन्नति को देखकर कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी और वो थे उसके खुद के खानदान और परिवार के बटे हुए लोग। सूरज और उसकी पत्नी प्रिया ने बहुत लंबे समय तक इस वक्त का इंतज़ार किया था, क्योंकि शादी के कुछ वक्त बाद तो उन्होंने अपने करियर पर फोकस करने की वजह से बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन जब सोचा तब तक
कुछ परेशानियां आ चुकी थीं, जिनके वजह से वो चाह कर भी बच्चा प्लान नहीं कर पा रहे थे। और आज वो दिन था जबकि ये पता चला था कि प्रिया माँ बनने वाली है। तुरंत सूरज ने अपने घर वालों को ये खुशखबरी दी और ये खुशखबरी सुनते ही पूरे परिवार में इतना ज़्यादा खुशी का माहौल आ गया, जैसे उनके घर की बची हुई कमियां सब आज पूरी होने वाली थीं। प्रिया ऐसे वक्त पर यहाँ शहर में अकेले रहकर बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी। इस वजह से प्रिया ने अपने सास ससुर से ये कहा कि वो खुद गांव आकर उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन उसके सास ससुर ने कुछ बहाने बनाकर मना कर दिया। प्रिया भी उस वक्त मान गई। उसने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, लेकिन मुश्किल से 2 महीने ही बीते होंगे कि डॉक्टर ने चेकअप में ये कह दिया कि प्रिया को खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस पर सूरज ने घर पर 24 घंटे प्रिया की देख रेख करने वाली नर्स, मेड सब कुछ लगा ली। उसके बाद भी जैसे तैसे 1 महीना ही बीता था। धीरे धीरे प्रिया काफ़ी कमज़ोर होती चली जा रही थी और डॉक्टर ने ये कहा, इसका जितना ख्याल अभी आप रख रहे हैं ये ठीक नहीं है। प्रिया को किसी बुजुर्ग के साथ रखें, ऐसे जो कि इस समय से पहले गुजर चुके हों, जिन्हें इन चीज़ों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, वरना ये सारी चीज़ें आप दोनों के लिए आगे काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर देंगी। अब सूरज और प्रिया दोनों काफ़ी परेशानी में आ चुके थे। उन्हें अब वापस से एक बार अपने माता पिता मतलब प्रिया के सास ससुर से बात करनी पड़ी और प्रिया के सास ससुर ने इस बार प्रिया की हालत के बारे में सुनते हुए हाँ कह दिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम दोनों यहाँ पर खुद नहीं आओगे। ससुर जी ने ये कहा, मैं वहाँ आऊँगा और प्रिया बेटी को लेकर खुद यहाँ तक आऊँगा। इस पर सूरज ने हंसते हुए ये कहा, हाँ हाँ पापा, आप ही उसका ख्याल रख सकते हैं। वैसे भी वो तो कब से बेचैन है आप लोगों के पास जाने के लिए, तो आपको जब ठीक लगे आप आकर प्रिया को लेकर जाओ। और मुश्किल से 4 दिनों के बाद ही प्रिया के ससुर प्रिया को लेने के लिए वहाँ शहर में पहुँच चुके थे। उन्होंने प्रिया को अपने साथ लिया और गांव की तरफ आने लगे। गांव में पहुंचकर आज प्रिया को गांव काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ का माहौल, वहाँ की हवाएं, सब कुछ प्रिया को बहुत अच्छी लग रही थी और प्रिया काफ़ी खुश भी थी। प्रिया घर पर आ चुकी थी। घर पर घुसने के पहले ही, वैसे तो बहू ऐसे में जब घर आए तो उसकी आरती करना काफ़ी सामान्य बात है, लेकिन उसकी सास ने आरती करने के साथ साथ काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें प्रिया के साथ की और करके अपनी बेटी को वो चीज़ें थमाकर इशारे में कुछ बता दिया। बेटी भी उन चीज़ों को लेकर चुपचाप बिना किसी से बात किए वहाँ से चली गई और प्रिया घर के अंदर आ चुकी थी। प्रिया के घर के अंदर आने के बाद घर का माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर प्रिया को थोड़ी देर बाद नाश्ता पानी कराकर उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया गया। प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। उसे थोड़ी देर और अपने सास ससुर के पास बैठना था, लेकिन माता पिता के जोर देने के बाद वो अपने कमरे में चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी देर बाद उसे अचानक अपनी ननद की आवाज़ सुनाई दी। ननद के घर पर वापस आने पर ही वो लोग किसी चीज़ के बारे में अजीब तरीके की बातें कर रहे थे।
वो बातें प्रिया को समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन उनके बात करने के तरीके से प्रिया को ये समझ में आ रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। प्रिया चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और उठकर सामने जहां उसके सास ससुर बैठे थे उस दूसरे कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ गई। जब वो आगे बढ़ रही थी तब धीरे धीरे उसके आगे बढ़ने के बाद भी उसके कदमों की आहट साफ साफ उन सबको पता चल गई, जिसके वजह से वो सारे लोग चुपचाप अब बैठ गए थे। प्रिया जब उस कमरे में आई तब सारे लोग चुपचाप बैठकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। प्रिया को ये सब चीजें काफी अजीब लग रही थी, लेकिन प्रिया ने कुछ भी नहीं कहा। बस वहां आकर इतना ही पूछा, माँ, पिताजी, सब कुछ ठीक है ना? दोनों ने झूठी हंसी के साथ प्रिया को दिलासा देते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कमरे में आराम करने को कहा था ना। जाओ, जाकर आराम करो। प्रिया ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, माँ, मुझे ना नींद नहीं आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ आप लोगों के पास थोड़ी देर बैठने दो ना। इस पर सास ने तुरंत दोबारा उसे थोड़ा आवाज चढ़ाते हुए कहा, बेटा, जाओ, जाकर अंदर आराम करो। लेकिन ससुर ने इशारे से मना कर दिया और उन्होंने अपने हाथ को हिलाते हुए प्रिया को कहा, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, इधर आओ, यहाँ आकर हमारे पास बैठ जाओ। और प्रिया चुपचाप उन सबके पास आकर बैठ चुकी थी। थोड़ी देर तक तो सब में वैसे ही सन्नाटा पसरा रहा। उसके बाद प्रिया की ननद ने अचानक से बात करना शुरू किया और उसने कहा, तो भाभी, आने वाले बच्चे का कुछ नाम सोचा है? और इस पर प्रिया ने कहा, मैं क्यों सोचूं, ये काम तो तुम्हारा है, तो तुम जानो और तुम्हारा होने वाला जो भी है वो जाने। जो भी है वो नाम तुम्हें सोचना है, तुम्हें रखना है, ये सरदर्द तो मैं नहीं पालने वाली। इस पर वहां उस कमरे में अब हंसी ठहाके की आवाज गूंज रही थी। माहौल फिर से एक बार बदल चुका था। सब लोग वैसे ही बैठे हुए बातें करते करते काफी देर तक समय बिता चुके थे। अब रात के खाने का वक्त हो चला था और रात का खाना भी लगभग तैयार हो चुका था। आज प्रिया के लिए उसके पसंद की सारी चीजें खाने में बनाई गई थी और प्रिया की ननद ने बड़े प्यार से अपनी भाभी को डाइनिंग टेबल तक ले जाते हुए एक एक चीज़ों के नाम गिनवाते हुए कहा, भाभी, आज सब माँ ने आपकी पसंद की चीज़ें बनवाई हैं। आप अच्छे से खाना और अच्छे से आराम करना, ताकि हमारा आने वाला जो मुन्ना है वो काफ़ी हेल्दी और अच्छा हो। प्रिया ने भी शर्माते हुए कहा, हाँ, वो तो होगा ही। और फिर सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठ चुके थे और खाना खाने के बाद प्रिया अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। प्रिया जब अपने कमरे में आराम कर रही थी तो उसे अकेले ना सोने की आदत होने की वजह से प्रिया को काफ़ी देर तक नींद नहीं आई और नींद ना आने की वजह से प्रिया थोड़ी थोड़ी देर में उठकर कमरे में थोड़ा टहलती, फिर आकर वापस लेटती। अगले दिन सुबह प्रिया ने अपनी ननद से ये सारी बातें बताई और कहा, मुझे ना अकेले नींद नहीं आती है, तो आज से आप मेरे कमरे में सोओगे क्या? उसकी ननद ने कहा, हाँ भाभी, ज़रूर, क्यों नहीं। वैसे भी मैं भी अपने कमरे में अकेले ही सोती हूँ और मैं आपके साथ सोऊंगी, मेरे लिए भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत चुके थे। अब प्रिया पहले से काफ़ी बेहतर थी। उसकी कमज़ोरी भी पूरी तरह से जा चुकी थी। अब एक दिन प्रिया ने सुबह सुबह टहलने जाने की बात की। प्रिया की ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए उसके सास ससुर घबरा चुके थे। तभी
प्रिया की ननद ने अपने माता पिता से ये कहा, हाँ हाँ भाभी, आप चल सकती हैं, और उनकी तरफ देखकर उनसे कहते हुए ये कहा, आप लोग चिंता मत करो, मैं भाभी के साथ जाऊंगी और मैं भाभी का ख्याल रखूंगी। ये बात सुनकर माता पिता दोनों के चेहरे पर थोड़ी शांति आ गई और वो दोनों टहलने के लिए निकल गए। जब वो दोनों टहल रहे थे, प्रिया को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। प्रिया के धीरे चलने की वजह से उसकी ननद भी उसी तरह से धीरे धीरे उसकी कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। दोनों गांव में एक एक चीजों को देखते, बातें करते, और प्रिया काफी खुश थी। थोड़ी ही देर में अचानक से प्रिया की ननद को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में कुछ चुभ गया हो। वो झुककर अपने पैरों से वो चीज निकालने लगी और ये बात प्रिया को पता ही नहीं थी, क्योंकि वो बात करने में, नज़ारे देखने में इतनी ज़्यादा मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब आगे बढ़कर अपनी ननद से काफ़ी दूर चली आई। अब वो टहलते टहलते एक घर के सामने आ चुकी थी। प्रिया यहाँ पर दूसरी बार ही आई थी, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ चीज़ें पता नहीं थी। अचानक उस घर से एक औरत निकल कर आई। वो भागती हुई प्रिया के पास आई। प्रिया को हाथों से पकड़कर उसने कहा, प्रिया, तुम प्रिया ही हो ना, सूरज की पत्नी? प्रिया ने बस हाँ में सर हिला दिया। उस औरत ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सूरज की चचेरी बहन हूँ और मैं तुमसे शादी में एक बार मिली थी, तुम्हें शायद याद नहीं होगा। चलो आ जाओ घर पर थोड़ी देर के लिए। लेकिन प्रिया ने पीछे मुड़कर अपनी ननद को देखा। वो तब तक वहां पर नहीं पहुंची थी, जिस वजह से प्रिया अब चलते चलते काफी थक चुकी थी। प्रिया को काफी पसीना भी आ रहा था। प्रिया अंदर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे थोड़ा बैठकर आराम करना था, जिसके वजह से प्रिया उनके बोलने पर उनके घर में अंदर बैठ गई और वो भागकर अंदर से पानी और कुछ घर का बना हुआ मीठा लेकर साथ में आ गई। प्रिया ने पानी तो ले लिया, लेकिन मीठे के लिए मना कर दिया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं मीठा नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है, मुझे बस पानी चाहिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और प्रिया ने वो पानी पी लिया, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्ती करने के बाद प्रिया ने उस मीठे को भी हाथ में पकड़ लिया। और इतना जैसे ही उसने किया, अचानक पीछे से उसकी ननद की आवाज़ आई। वो भागती हुई प्रिया को ढूंढती हुई वहां तक पहुंच चुकी थी और प्रिया को वहां बैठे देखकर वो काफ़ी गुस्से में लग रही थी। उसने तुरंत आकर प्रिया को सहारा देकर उठाया और वो अपने साथ बिना कुछ बोले प्रिया को लेकर वहां से चली गई। प्रिया रास्ते भर जानने की कोशिश करने लगी कि क्या बात है, उसकी ननद ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। तब उन्होंने बताया कि भाभी, आपको नहीं पता है, हमसे ना ये लोग काफ़ी जलते हैं और हमारा तो अभी भी उस ज़मीन को लेकर इनके साथ केस मुकदमा चल रहा है। ये लोग इतने बुरे हैं कि इन्होंने कई बार हमारे घर पर टोना टोटका भी करने की कोशिश की। हमारे पापा पर कितनी बार इन्होंने ऐसी चीज़ें की जिससे कि हमारे पापा हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं, लेकिन इनका कुछ भी किया हुआ सफल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माँ के जो मायके पक्ष के लोग हैं, वो लोग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने हमारे घर को एक अच्छे से कवच में बांध रखा है। माँ और पिता दोनों के पास हाथों में रक्षा कवच है और वो कवच आपके लिए भी आज बनकर आ ही जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो और ये लोग, इनसे जितना हो सके उतना दूर रहो। आपने वहाँ कुछ खाया पिया तो नहीं? ये बात सुनते ही प्रिया को ध्यान में आया, उसके हाथ में अभी भी
वो मिठाई थी। प्रिया ने तुरंत वो बात सुनते ही मिठाई धीरे से गिरा दी और उसने पानी की बात को बताया ही नहीं, क्योंकि उसे लगा ये तो बहुत सामान्य बात है, पानी से क्या हो सकता है। और उसने तुरंत कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया पिया, मैं बस जाकर थोड़ी देर बैठ गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मुझसे खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी, चला भी नहीं जा रहा था, इस वजह से। इस पर उसकी ननद ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता मत करो, मेरी गलती है, मुझे आपको आवाज़ देना चाहिए था, आप भी इतना आगे निकल कर आ गई, इस वजह से आप थक गई, आप बिल्कुल चिंता मत करो, चलो हम घर पर चलते हैं। और घर पर पहुंचते ही ननद ने भी ये बातें अपने माता पिता से ये सोचकर छुपा ली कि वो प्रिया की जिम्मेदारी लेकर उसे बाहर टहलने के लिए लेकर गई थी, और उसके रहते अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो वो दोनों उस पर काफ़ी गुस्सा करेंगे। और दोनों चुपचाप घर में दाखिल हो चुके थे। घर में दाखिल होने के पहले, मतलब घर में पहले एक एंट्रेंस गेट होता है, उसके आगे एक बड़ा सा आंगन होता है जिसमें बाल्टी में पानी रखा हुआ होता है। हमेशा घर से अंदर आते वक्त उस पानी से हाथ पैर मुंह सब कुछ धोकर ही घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। ऐसा दो वजहों से किया जाता है, एक तो साफ सफाई, दूसरा अगर आपके ऊपर कोई काली शक्ति, बुरी शक्ति अगर होती है तो उस पानी से धोने के बाद वो शक्ति का असर थोड़ा कम हो जाता है। उस पानी में कुछ चीज़ें मिलाई भी जाती हैं, वो हर किसी का अपना अपना अलग अलग उपाय होता है। तो वहाँ पर भी यही नियम था। और वो दोनों हाथ मुंह सब कुछ धोकर घर के अंदर आ चुके थे। नाश्ता बन चुका था। प्रिया को भूख भी बहुत जोरों से लगी थी। वो सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए और नाश्ता करने के बाद प्रिया काफी थक चुकी थी, जिस वजह से वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। आराम करते करते उसे कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। और अचानक दोपहर में उसकी ननद उसे उठा रही थी। वो जब उठी तब उसे एहसास हुआ कि वो काफ़ी देर से ऐसे ही सो रही थी। और उसकी ननद ने उठते ही तुरंत प्रिया से पूछा, भाभी आप ठीक तो हो ना? आप तो इतनी देर तक कभी नहीं सोते, क्या हुआ है आपको? प्रिया ने तुरंत कहा, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं कैसे, शायद इतना चलने की वजह से या फिर आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी उस वजह से मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी। इस पर दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली और दोनों खाना खाने के लिए खाने की टेबल पर पहुंच चुके थे। अब अचानक से ऐसा हुआ, आज भी प्रिया की पसंद की चीज़ें बनने के बावजूद भी प्रिया ने कल या उससे पहले जितने चाव से खाना वो खाती थी, आज प्रिया वैसे खाना नहीं खा रही थी। वो खाने को इस तरीके से खा रही थी जैसे उसके सामने कुछ भी बनाकर रख दिया गया हो और प्रिया को वो ज़बरदस्ती खाना हो। ये बात उसकी सास बहुत ध्यान से देख रही थी। उन्होंने कहा, क्या बात है प्रिया बेटा, आज भी देखो मैंने मेरे हाथों से आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है, वो तो आपको बहुत पसंद है, फिर आप ऐसे क्यों खा रहे हो जैसे आपको खाना अच्छा नहीं लगा? क्या हुआ, कुछ कमी है, बताओ मुझे। लेकिन प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं माँ, सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे बार बार लग रहा है जैसे मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है और मुझे ना आज काफ़ी कमज़ोरी जैसी लग रही है। ये सारी बातें सुनकर सास को थोड़ी घबराहट तो हुई, पर उन्होंने बातों को संभालते हुए कहा, बेटा हो सकता है आज आप इतने दिनों के बाद इतना चले हो ना, इस वजह से ऐसा हुआ है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपको जितना अच्छा लगता है उतना खाओ, आप अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और प्रिया ने
थोड़ा सा ही कुछ खाया। खाकर वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में उसकी सास वहाँ कमरे में आई। उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों से प्रिया की 3 बार नज़र उतारी और नज़र उतारने के बाद उन्हें थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने इस बारे में अभी किसी से कोई जिक्र नहीं किया। बस एक बार फिर से अपनी बेटी से सवाल जवाब किए। प्रिया को रास्ते में कोई मिला तो नहीं था, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं, या फिर प्रिया ने किसी से बातचीत तो नहीं की। लेकिन अभी भी उनकी बेटी ने उनसे बातें छुपा दी और उसने कहा, नहीं माँ, कोई नहीं मिला था, हम दोनों तो बस गए और आए। इस पर माँ ने राहत की सांस तो ले ली, लेकिन प्रिया उधर अंदर कमरे में काफी बेचैन थी। नजर उतारने के बाद से उसे और ज्यादा अजीब लग रहा था और प्रिया बार बार बिस्तर पर लेटे लेटे करवट बदल रही थी। अचानक प्रिया को ऐसा लगा जैसे उसके पेट पर किसी ने वजन रख दिया हो और प्रिया थोड़ी देर के लिए अजीब सी कराहते हुए रोने लगी। प्रिया की ऐसी कराहने और रोने की आवाज़ सुनकर सब लोग उसके कमरे में भागकर आए और तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। प्रिया के लिए भी हाथों में बांधने के लिए एक धागा आ चुका था। वो धागा प्रिया के हाथों में बांध दिया गया और प्रिया उस धागे के बंधने के बाद से थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी शांत थी, लेकिन शाम होते होते प्रिया ने पता नहीं कब कैसे, या तो खुद या फिर गलती से, उस धागे को अपने हाथों से निकालकर अलग कर दिया। अब रात में प्रिया खाना खाकर सो चुकी थी। उसके बगल में उसकी ननद सो रही थी। अचानक प्रिया रात को अजीब अजीब तरीके से बुदबुदा रही थी और वो बुदबुदाते बुदबुदाते उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो अपने पेट पर बहुत जोर जोर से घूंसे मार रही थी और ये करते करते वो अजीब तरीके से गुर्रा रही थी। और ये चीज़ें देखते ही तुरंत उसकी ननद डर कर चिल्ला चिल्ला कर अपने माता पिता को बुलाने लगी। वो प्रिया को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन लग रहा था जैसे प्रिया में एक ऐसी ताकत आ चुकी है कि प्रिया अब किसी के संभालने से नहीं संभलने वाली। और तुरंत ही उसके माता पिता भी उस कमरे में आ चुके थे। सब ने प्रिया को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रिया किसी के भी रोकने से ना तो रुक रही थी और ना ही संभल रही थी। फिर तीनों ने जैसे तैसे करके प्रिया को बिस्तर से बांध दिया। प्रिया लगातार गुर्रा रही थी, बार बार अपने दांत किटकिटाकर ऐसे दिखा रही थी जैसे वो वहाँ खड़े कमरे में सारे लोगों को कच्चा चबा जाएगी। और थोड़ी ही देर में वहाँ कुछ पंडित, पुरोहित, सब लोग पहुँच चुके थे। उनके पहुँचते ही उन्होंने बच्ची की वैसी हालत देखकर, मतलब प्रिया की वैसी हालत देखकर ही कहा, इसके साथ कुछ बहुत बुरी चीज़ लगा दी गई है, जिसके वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। उसके हाथों को देखकर तुरंत उन्होंने सवाल किया, हमारा दिया हुआ अभिमंत्रित धागा इसके हाथों में क्यों नहीं है? इस पर सब ने अब प्रिया के हाथों पर ध्यान दिया। सच में वो धागा उसके हाथों पर नहीं था और वहीं उसके बिस्तर के नीचे वो धागा फेंका हुआ था। ये देखकर सब ने ये बताया कि प्रिया को वो धागा तो उसकी सास ने अपने हाथों से पहनाया था, लेकिन वो धागा कैसे निकल गया उन्हें भी नहीं पता। अब उन्होंने प्रिया की जांच पड़ताल शुरू की। प्रिया की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें काफ़ी मायूसी सी महसूस हो रही थी। उन्हें कुछ डर लग रहा था। वो बार बार प्रिया को हर तरीके से मंत्रों से शांत करने की कोशिश कर रहे थे।
काफी देर तक उन 3 पुरोहितों ने मिलकर काफी सारी चीजें की। आखिरकार प्रिया थोड़ी देर में शांत होकर बिस्तर पर बेहोश सी पड़ गई और उसके बाद प्रिया जैसे ही शांत पड़ी, अचानक उसके पेट में अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे उसके पेट के अंदर का बच्चा गोल गोल पेट में ही घूम रहा हो। और अचानक प्रिया को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। उसे तुरंत भागकर डॉक्टर के पास ले गया गया। वहाँ पर प्रिया की नींद 3 दिनों के बाद खुली और प्रिया को ये बताया गया कि वो अपने बच्चे को खो चुकी है। उसके बाद प्रिया की जिंदगी में जैसे कोई सूनापन सा आ गया, क्योंकि प्रिया उसके बाद फिर कभी माँ नहीं बन पाई। लेकिन प्रिया की जान बच गई। ये जो भी चीज़ की गई थी वो पानी के माध्यम से की गई थी और ये इतना खतरनाक होता है जिससे माँ और बच्चे दोनों को एक बार में ले जाने की शक्ति होती है। उन पुरोहितों के समय पर आने और चीज़ें करने की वजह से प्रिया की जान बच गई, वरना प्रिया खुद ही अपने बच्चे के साथ साथ खुद को मारने वाली थी। प्रिया को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी जान बच गई। उसे तो अफसोस बस इस बात का था कि उसकी जान तो बची, लेकिन क्यों और किस शर्त पर उसके बच्चे को खोकर। ये बात प्रिया के लिए काफ़ी दिनों तक हजम करना बहुत मुश्किल था। और आखिरकार प्रिया की ज़िंदगी में भी खुशहाली कुछ सालों बाद लौटी, जब प्रिया की ननद की शादी की गई और प्रिया की ननद को जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें से उन्होंने एक बच्चा प्रिया की गोद में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया। अब प्रिया की ज़िंदगी में भी बच्चे की खुशी है और प्रिया हमेशा उस गांव में आती जाती रहती है। लेकिन अब प्रिया को ये बात अच्छे से पता है कि वहाँ कभी भी किसी के भी घर पर आना जाना नहीं करना है। और तो और खास करके अगर कोई आपको पानी या कुछ खाने की चीज़ दे तो किसी भी हालत में ना उसे खाना है और ना ही उसे छूना है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।